काफी समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव किशनपुर में चार भाई राजू, रमेश, कमल और पोपटलाल रहा करते थे। उनमें से एक बहुत सीधा साधा था, जिसे उसके सारे भाई पोपट कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत सीधा साधा था। एक दिन की बात है, तीनों भाई गांव की चौपाल पर बैठकर कुछ बातें करते हैं। अरे रमेश भाई, मैं क्या सोच रहा था कि हाँ भैया, बताओ ना, क्या बात है? क्या सोच रहे हैं? क्यों ना हम इस पोपट को बेवकूफ बनाकर घर से निकाल दें। वैसे भी ये हमारा कर ही क्या सकता है। अरे राजू भैया, नहीं नहीं, हम इसे घर से कैसे निकाल सकते हैं? भले ही ये थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन अगर हमने इसे घर से बाहर कर दिया तो गांव भर के लोग हमें ही कहेंगे कि कैसे भाई हैं हम, जो अपने ही भाई को घर से निकाल दिया। वो बेचारा तो सीधा साधा है। अरे रमेश भैया, तो फिर हम क्या करें? मैं इसे अपनी पुश्तैनी जायदाद में से कुछ भी नहीं देने वाला। हाँ, अगर तुमको इस बेवकूफ पर ज्यादा दया आ रही है तो तुम दोनों ही अपने हिस्से में से दे देना। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भला हम अपने हिस्से में से इस बेवकूफ को कुछ क्यों देंगे? तो फिर देर मत करो, कोई उपाय सोचो। इसे घर और जायदाद दोनों से बेदखल करना है। राजू भैया, मेरे पास एक उपाय है। आपको हमारी वो मंडी के पास वाली बंजर जमीन तो पता है ना? हाँ हाँ, पर वो जमीन तो बेकार है, पूरी ऊसर और बंजर। उसमें पत्थरों के अलावा होता ही क्या है। हाँ, सही कहा आपने। हम उसी बंजर जमीन के पास उस पोपट को और उसकी पत्नी को भेज देंगे। इससे ये मुसीबत हमारे सिर से भी उतर जाएगी और हमारी जायदाद के 4 हिस्से नहीं, सिर्फ 3 हिस्से ही होंगे। और हाँ, कहने के लिए उसका हिस्सा भी मिल जाएगा। गांव वाले भी हमें कुछ नहीं कहेंगे। एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। क्यों भैया, मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं था। वाह वाह रमेश। अरे वो देखो, वो जा रहा है बेवकूफ पोपट। अरे सुन बे पोपट, कहाँ जा रहा है तू? बस भैया, बाहर ही जा रहा था। अच्छा सुन, हमें तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, जायदाद के बारे में। हाँ भैया, बताओ ना, क्या बात है? हमने जमीन के 4 हिस्से कर लिए हैं, समझा? यहाँ की जमीन और ये घर, ये हमारे तीनों के हिस्से में आए हैं। और मंडी के पास जो जमीन और मकान है, वो तेरे हिस्से में पड़ा है। अब तू एक काम कर, अपनी पत्नी को लेकर वहीं चला जा। तुझे मेरे इस फैसले से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हो, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। ठीक है, मैं कल ही मंडी वाले मकान में चला जाऊंगा। चलो पार्वती, अब हम उस मंडी वाले मकान में रहेंगे और वहीं पड़ी जमीन पर खेती करेंगे। अरे पोपट सुन, ये अंधी बकरी भी लेता जा। आखिर इस बकरी का भला हम क्या करेंगे? पोपट अपनी पत्नी और उस अंधी बकरी को लेकर मंडी वाले मकान की ओर चल पड़ता है। चलो अच्छा हुआ, ये पोपट यहाँ से चला गया। अब यहाँ की जमीन और ये घर तीनों का है। ठीक है ना भाइयों? हाँ हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही किया। कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। घर में एक दाना तक नहीं बचता। अंधी बकरी भूख से कराहती है। पार्वती की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पोपट बेबस और लाचार, सब खत्म होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहा था। लेकिन यही खामोशी आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। जी, अब घर में कुछ भी नहीं बचा, ना अनाज, ना पैसे। लगता है भगवान भी हमसे रूठ गए हैं। नहीं पार्वती, भगवान कभी किसी मेहनती से रूठते नहीं। मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ, शायद ऊपर वाला कोई रास्ता दिखा दे। पोपट भूखा प्यासा जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान में बैठे दिखते हैं। पोपट बाबा के पास पहुंचता है। वत्स, तू बहुत परेशान लग रहा है। क्या दुख है तुझे? बाबा, अपने ही भाइयों ने मुझे घर और जमीन से निकाल दिया। घर में खाने को कुछ भी नहीं, बस
यही मेरा दुख है। वत्स, दुनिया जिसे बेवकूफ समझती है, भगवान उसी को सबसे ज्यादा देता है। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, पर एक बात सिखा दूंगा। जी बाबा, जी बताएं। जो मिला है उसी में संतोष रख, जो रास्ता मिले उसी पर चल, और याद रख, लालच करने वाला हारता है और धैर्य रखने वाला जीतता है। जा वत्स, तेरे भाग्य का दरवाजा बहुत जल्द खुलेगा। पोपट साधु बाबा के चरण छूकर वापस लौट आता है। उसे नहीं पता था कि साधु बाबा के शब्द जल्द ही सच साबित होने वाले हैं। पोपट वापस अपनी कुटिया में आता है। अजी, आप आ गए? क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे आप ही बताइए, यहाँ ना हरियाली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ खेती कैसे करेंगे? और ये बकरी, ये तो यहाँ ज्यादा दिन रह भी नहीं पाएगी। हाय राम, कैसे भाई मिले हैं तुमको? ऐसी जमीन दे दी उन्होंने। अब जो भी हुआ, हमें इसमें अपना गुजारा करना पड़ेगा। अब तो बंटवारा हो गया है। चलो, उन्होंने जो किया अच्छे के लिए ही किया होगा। हो सकता है इसमें हमारा कुछ भला हो। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। क्या ठीक होगा जी? हम तो फिर भी किसी तरह कुछ दिन निकाल लेंगे, पर ये बकरी, ये तो घास खाती है, ये यहाँ कैसे जिंदा रहेगी? पार्वती, मेरे पास एक उपाय है। यहाँ पास में ही मेरे 3 भाइयों के खेत है, और ये बकरी तो वैसे भी अंधी, चल भी नहीं सकती। एक काम करता हूँ, इस अंधी बकरी को मैं अपने भैया के खेतों पर रात में छोड़ आया करूंगा, और सुबह भैया लोगों के आने से पहले इसे घर ले आया करूंगा। तो रात में ये अपना पेट भर लिया करेगी, जिससे दिन में इसका गुजारा हो। हाँ, ये तरकीब सही है। चलो, कम से कम ये बेजुबान जानवर भूख से तो नहीं मरेगा ना। रात होती है और पोपट उस बकरी को उठाकर अपने भाइयों के खेत में छोड़ देता है और वापस आकर अपने घर में सो जाता है। और बहुत सुबह अपने भाइयों के उठने से पहले जाकर उस बकरी को खेत से लाकर अपने घर छोड़ देता है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। पार्वती, मैं इस बकरी को खेत पर छोड़कर आता हूँ। ठीक है जी। पोपट बकरी को रात में खेत पर छोड़ आता है और आकर सो जाता है, लेकिन सुबह वो जल्दी नहीं उठ पाता। ए जी, देखिए, दिन चढ़ गया है। आप बकरी नहीं लाए क्या खेत से? हे भगवान, अरे मेरी नींद ही नहीं खुली। अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे सारे भाई भी खेत पर आ गए होंगे। वो मेरी उस बकरी को अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरी आंखें कैसे नहीं खुली? ओह, ये तो पोपट की बकरी है, पर यहाँ क्या कर रही है? आय हाय 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 हाय, इसने तो हमारे सारे खेतों को चौपट कर दिया। अरे हमें तो लगा था कोई जंगली जानवर है जो हमारे खेतों को उजाड़ रहा है, पर यहाँ तो ये बकरी है। अभी जाकर अपने सारे भाइयों को बुलाकर दिखाता हूँ उस पोपट की करतूतें। कमल अपने दोनों भाइयों को बुलाकर लाता है, जिसके बाद वे तीनों भाई मिलकर उस बकरी को वहीं मार देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। फिर पोपट वहां पहुंचता है। हाय राम, मेरी बकरी को इन लोगों ने मार डाला। अब मैं क्या करूं? अब मैं कर भी क्या सकता हूं? एक काम करता हूं, अब ये बकरी तो मेरे किसी काम की रही नहीं, लेकिन इसकी खाल मैं बाजार में बेच सकता हूं। पोपट बकरी की खाल उतारता है और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते उसे अंधेरा होने लगता है। अरे क्या करूं? बाजार तो अभी काफी दूर है और अंधेरा भी हो गया है। एक काम करता हूं, ये सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाता हूं, किसी तरह रात गुजार लूं। अगर रात में इस जंगल में सफर करूंगा तो जंगली जानवरों का खतरा है। ये सोचकर पोपट पेड़ पर चढ़ जाता है और उस खाल को भी अपने पास रख लेता है। कुछ देर गुजरने के बाद 2 चोर वहां से गुजरते हैं। भाई, चोरी तो हमने कर ली, अब एक काम करते हैं, यहीं आधा आधा कर लेते हैं।
बाकी कल का कल देखते हैं। हाँ ठीक है, पर हम ये सोना आधा आधा बांट लेते हैं। जब दोनों चोर सोने का बंटवारा कर रहे होते हैं, तभी पोपट के हाथ से बकरी की खाल नीचे उन चोरों के बीच में गिर जाती है, जिससे दोनों चोर बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अरे भागो भागो, भूत भूत! अरे अरे वो भूत नहीं, कोई चुड़ैल है शायद, जल्दी भागो यहाँ से। दोनों चोर चोरी किया हुआ सामान वही फेंकते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अरे ये क्या? ये लोग कौन थे और ऐसे क्यों भाग रहे हैं? खैर छोड़ो, मैं अपनी बकरी का खाल ले आया हूँ। शायद मेरी आंखें लगने पर गिर गई हैं। पोपट जैसे ही नीचे उतरता है तो देखता है, अरे ये क्या है? वाह, मैं तो माला माल हो गया। सच ही कहते हैं लोग, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। धन्यवाद प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब इतना सारा धन मिल ही गया है तो ये खाल मेरे किस काम की? चलो इसे यही फेंक देता हूँ। पोपट सारा सोना उठाता है और अपने घर आ जाता है। पार्वती, अरे ओ पार्वती, कहाँ हो? हाँ जी, क्या हुआ, कहिए। सुनो, पड़ोस में जो छोटी बच्ची रहती है ना, उसे मेरे भाइयों के पास भेज देना, कांटा मंगवा ले। कांटे पर? क्यों जी, आप उस कांटे से क्या मापेंगे? पोपट अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे वाह, ठीक है जी, मैं अभी कांटा मंगवा देती हूँ। पार्वती पड़ोस में जाती है और उस छोटी बच्ची से कांटा लाने को कहती है, लेकिन उसमें क्या मापना है ये वह उस बच्ची को नहीं बताती। ठीक है, मैं अभी जाकर कांटा ले आती हूँ। वही छोटी बच्ची पोपट के भाइयों के पास जाती है। चाचा, ओ चाचा, कहाँ हैं आप? क्या हुआ? क्यों चाचा चाचा चिल्ला रही है? चाची, वो पोपट चाचा ने कांटा मंगाया है। कांटा भला इन दोनों के पास ऐसा क्या आ गया मापने जो इन्होंने कांटा मंगवाया है? एक काम करती हूँ, इस कांटे के नीचे एक लुक लगा देती हूँ ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आखिर ये लोग क्या माप रहे हैं। राजू की पत्नी उस कांटे में लुक लगाती है और कांटा उस बच्ची को दे देती है। पोपट चाचा, ये लीजिए कांटा। हाँ हाँ, ला बेटी ला। पोपट और उसकी पत्नी पार्वती उस कांटे में वह सारा सोना मापते हैं, लेकिन जब वे दोनों सोना माप रहे होते हैं तभी एक सोने का सिक्का लुक में फंस जाता है। अजी, ये तो गजब ही हो गया, इतना सारा सोना, इतना सारा। हाँ हाँ पार्वती, बहुत सारा सोना है अब तो हमारे पास। पार्वती, अब जा, यह कांटा दे आ उस बच्ची को, वो मेरे भाइयों को दे आएगी। ठीक है जी। बच्ची वह कांटा जब चाची को देकर आती है तो चाची तुरंत उस लुक को देखती है। हाय मोरी मैया, ये क्या? ये तो कोई सोने का सिक्का लग रहा है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्या देख रही हो इतनी गौर से? सोने का सिक्का? क्या सोने का सिक्का? अरे अरे वाह, ये सोने का सिक्का तेरे पास आया? तुम्हारे उस पोपट भाई के पास से देख लो, जिसे तुम सीधा साधा समझ रहे थे, वो तो लाखों में खेल रहा है और तुम सभी भाई यहाँ मक्खियाँ उड़ा रहे हो। उसे तो तुम लोगों ने जमीन भी बंजर दी थी, फिर भी वो बड़ी तरक्की कर रहा है। अरे और ये सब हुआ कैसे? अब ज्यादा मत सोचो और जाओ अपने उस पोपट भाई के पास और जाकर पता लगाओ कि आखिर उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। राजू, रमेश और कमल तीनों भाई मिलकर पोपट के पास जाते हैं। अरे भैया, आप लोग यहाँ? बताइए कैसे आना हुआ? क्या पोपट भाई, तू तो अपने भाइयों को ही भूल लिया। जब से यहाँ आया है तब से हमसे मिलने भी नहीं आया। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, काम थोड़ा ज्यादा रहता है और दूरी भी है, इसलिए आ नहीं पाता। पोपट भाई, हमें लगा कि हमने तेरी बकरी मार दी है, शायद इसलिए तो हमसे बात नहीं करता। पर विश्वास मान भाई, हमें लगा वो किसी और की बकरी है, इसलिए हमने उसे मार डाला। अगर पता होता कि वो बकरी हमारे
पोपट भाई की है तो हम उसे कभी नहीं मारते। चलो जाने दीजिए भैया, जो हो गया सो हो गया। अच्छा ठीक है, छोड़ उस बात को। अच्छा भाई ये बता, तेरे पास इतनी दौलत आई कहाँ से? भैया आपने मुझे जो बकरी दी थी वो पहले से ही लंगड़ी थी, ऊपर से आप लोगों ने उसे मार भी दिया, इसलिए मैंने उसकी खाल उतारी और बाजार में बेच दी। आप तो जानते ही हैं भैया, आजकल बकरी की खाल कितनी महंगी बिकती है। आप जितनी कीमत मुंह से बोलोगे उससे कहीं ज्यादा मिल जाती है। अच्छा ये बात है, ठीक है अभी हम चलते हैं, फिर बाद में आते हैं। ठीक है भैया। क्या बात है भैया, उस एक बकरी की खाल बेचकर तो ये पोपट अमीर बन गया। हाँ हाँ सही कहा तुमने। अरे हमारे पास तो कई सारी बकरियां हैं। सोचो उन सभी की खाल जब हम बाजार में बेचेंगे और मुंह मांगी रकम मांगेंगे तो हम तो उस पोपट से कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ भैया अब जल्दी चलो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तीनों भाई मिलकर अपनी सारी बकरियों को मार काट डालते हैं और उनकी खाल एक थैले में डालकर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। भैया यहीं लगा लेते हैं हम अपनी दुकान। कमल और रमेश दोनों भाई अपने थैले से वह खाल निकालते हैं और जोर जोर से आवाजें लगाने लगते हैं। ले लो ताजी ताजी खाल बकरी की, अच्छी अच्छी नस्ल की खालें हैं, इनकी खालें कहीं नहीं मिलेंगी। आओ जल्दी ले लो ताजी खाल बकरी की। छी, सारी बाजार इन बकरियों की खालों की बदबू से गंदी कर रखी है। अरे कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं यहाँ। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। भला मरी हुई बकरियों की खाल को कौन लेता है? उठाओ इन पागल लोगों को यहाँ से। बाजार के सारे लोग उस बदबू से परेशान हो जाते हैं और डंडा लेकर उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वे दोनों अपनी अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। ये क्या भाई, उस पोपट के बच्चे ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। अरे यहाँ तो बकरी की खाल लेना तो छोड़ो, कोई सूंघना भी नहीं चाहता। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, अब तो हमारी सारी बकरियां भी खत्म हो गई। पर अब हम करें क्या? एक काम करते हैं, हम उसकी पत्नी को ही मार डालते हैं। ठीक है। रात होती है और दोनों भाई पोपट के घर जाते हैं। अरे भैया लगता है पोपट घर पर नहीं है। अरे ये तो अच्छी बात है, अब हम उसकी पत्नी को और अच्छे से मार पाएंगे। दोनों भाई कमरे के अंदर जाते हैं जहां पोपट की पत्नी सो रही होती है। वे दोनों पोपट की पत्नी का गला दबाकर उसे मार डालते हैं। लगता है ये अब मर चुकी है। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। कुछ देर बाद पोपट अपने घर आता है। पार्वती, अरे ओ पार्वती, सो गई क्या? पोपट अपनी पत्नी के पास जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी खाट पर मरी पड़ी है। हाय राम, ये क्या हो गया? अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई थी और अभी अभी तो हमारे अच्छे दिन आए थे, धन इकट्ठा हुआ था, सोचा था दोनों मिलकर आराम से जिंदगी बिताएंगे। कैसे भाई निकले तुम, मेरी पत्नी को ही मार डाला। पोपट बहुत रोता है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, अब पत्नी तो मर चुकी है, इसे ऐसे तो घर में नहीं रख सकता। एक काम करता हूं, इसे किसी नदी में ले जाकर बहा आता हूं। पोपट अपनी पत्नी को एक घोड़े पर बैठाकर नदी में बहाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां पानी भरने जा रही होती हैं। अरे पोपट, पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? जरा हमें भी तो अपनी पत्नी की शक्ल दिखाओ। एक शर्त पर, मैं तुम दोनों को अपनी पत्नी का चेहरा दिखा सकता हूँ। कैसी शर्त? चलो कोई बात नहीं, कैसी भी शर्त हो हमें मंजूर है। लेकिन अगर तुम्हारे देखने से मेरी पत्नी मर गई
तो मैं तुम दोनों में से एक से शादी करूंगा। बताओ, क्या तुम राजी हो? ये कैसा पागलपन है? भला किसी के देखने से कोई कैसे मर सकता है? अब बहन, ये तो पागल है। चलो इस पोपट की पत्नी का घूंघट उठाकर देखते हैं। दोनों लड़कियां पोपट की पत्नी का घूंघट उठा देती हैं। जैसे ही वे घूंघट उठाती हैं, पोपट की पत्नी को मरा पाती हैं। हाय राम, मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी मर गई। इस रोटी कौन बनाएगा? मेरा घर कौन संभालेगा? ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मैंने पहले ही बोला था तुमको कि तुम उसे मत देखो, ये मर जाएगी। किसी बहन ने बोला था कि मैं अपनी पत्नी का चेहरा छुपा कर रखूं, लेकिन तुम नहीं मानी। अरे अरे, तुम ऐसे रो रो कर शोर मत मचाओ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तुम एक काम करो, तुम्हें हम दोनों में से जो भी पसंद हो उससे शादी कर लो, ठीक है? ठीक है, अब मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तो फिर तुम इसे जल्दी से जाकर नदी में बहा आओ, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पोपट जल्दी से अपनी पत्नी को नदी में बहा आता है और वापस आकर उस लड़की को अपने घर ले जाता है। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या भैया? मैंने सुना है कि पोपट बड़ी ही खूबसूरत पत्नी लेकर आया है। हाँ भैया, मैंने भी कल सुना है। तो जाओ, उसके घर जाकर पता करो, आखिर माजरा क्या है। दोनों भाई बेशर्मों की तरह फिर पोपट के घर जा पहुंचते हैं। और भाई, कैसा है? लगता है पोपट हमसे नाराज है। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। फिर ठीक है। अच्छा ये तो बता, तू ये इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से लाया? भैया, मेरे पास तो एक ही पत्नी थी, वो भी काली और बदसूरत थी। मैं बाजार से गुजर रहा था, वहां कुछ लोग सुंदर सुंदर पत्नियां बेच रहे थे। कह रहे थे, मरी हुई पत्नी लाओ, जिंदा और सुंदर पत्नी ले जाओ। तो मैं अपनी मरी हुई पत्नी उन्हें दे आया और एक सुंदर पत्नी ले आया। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। दोनों भाई अपने घर पहुंचते हैं और सारी बात अपने बड़े भैया को बताते हैं। अरे, तो हम लोग भी देर क्यों करें? हमारी पत्नियां भी तो बहुत बूढ़ी हो चली हैं। चलो, हम भी उन्हें निपटा देते हैं और बाजार से नई नई सुंदर सुंदर पत्नियां खरीद लाते हैं। ठीक है भैया। तीनों बेवकूफ अपनी अपनी पत्नियों को मार डालते हैं और उनके शरीर को लेकर बाजार पहुंचते हैं। आओ आओ भाइयों, हमारी मरी हुई पत्नियां ले लो और हमें जिंदा पत्नियां दे दो। मरी हुई ले लो और जिंदा दे दो। हाय राम, ये बेवकूफ लोग फिर से आ गए। अब तो उन्होंने हद ही कर दी, अपनी मरी हुई पत्नियों को बेच रहे हैं और जिंदा पत्नियां मांग रहे हैं। आज तो ये तीनों यहाँ से पिट कर ही जाएंगे। बाजार में खड़े सारे लोग जब उन तीनों की बातें सुनते हैं तो उन सब की धुलाई कर देते हैं। जैसे तैसे वे लोग वहां से बचकर भागते हैं। ये क्या? ये पोपट तो हमारे साथ एक से बढ़कर एक चाल चल रहा है। अब क्या किया जाए? भैया, अब तो एक ही चारा बचा है। क्या भैया, क्यों ना अब हम इसके घर को ही जला दें? हाँ, यही सही रहेगा। हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब वे दोनों घर पर ना हो तब उसका घर जलाना, ताकि उस पोपट को पता ना चले कि उसका घर हमने जलाया है। ठीक है भैया। वे सभी पोपट के घर जाते हैं और चुपके चुपके देखते हैं। जब वे दोनों पति पत्नी घर से बाहर चले जाते हैं, तब वे तीनों मिलकर पोपट के घर में आग लगा देते हैं, जिससे उसका घर जलकर खाक हो जाता है। कुछ देर में पोपट और उसकी पत्नी आते हैं। हे राम, ये क्या हो गया? मेरे सारे घर को जला दिया उन हरामखोरों ने। पहले मेरी बकरी, फिर मेरी पत्नी, अब मेरा घर। मैं क्या करूं? पोपट अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, तुम यही रुकना,
मैं घर की सारी राख नदी में बहा कर आता हूँ। पोपट घर की सारी राख घोड़े पर लादता है और उसे लेकर नदी की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक सेठ और सेठानी मिलते हैं। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सेठ जी। भाई, क्या तुम मेरी पत्नी को नदी पार करा दोगे? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे पर क्यों? मेरी इन बोरियों के अंदर बहुत खजाना भरा हुआ है। अगर कोई इंसान इस खजाने पर बैठकर नदी पार करेगा तो सारा खजाना राख बन जाएगा। ना बाबा ना, मैं अपनी बोरियों पर किसी को नहीं बैठाऊंगा। अरे ऐसा भी होता है क्या भला? हाँ, होता है। सेठ मन में सोचता है, लगता है ये आदमी पागल है। अच्छा भाई सुनो, अगर ऐसा हुआ, अगर इन बोरियों में भरा हुआ सोना मेरी पत्नी के बैठने से राख हो जाएगा तो मैं तुम्हें 2 बोरी भर के सोना दूंगा, पर पहले तुम मेरी पत्नी को नदी पार करवा दो। ठीक है, ये बात पक्की है ना? अरे हाँ भाई, बिल्कुल पक्की है। पोपट सेठानी को उन बोरियों में बैठाकर नदी पार कराने लगता है। तभी बीच में पहुंचते ही पोपट चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे बाप, मेरा सोना राख हो गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं तुम्हारी पत्नी को आगे नहीं ले जा सकता। इसे यहीं नदी में डुबो रहा हूँ। अरे अरे नहीं भाई, ऐसा मत करना। तुम मेरी पत्नी को सही सलामत पार पहुंचा दो, मैं तुम्हें 2 बोरी भरकर सोना दूंगा। ठीक है, ये बात पक्की है ना? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो। पोपट सेठानी को सही सलामत नदी पार करा देता है और सेठ के साथ उसके घर जाता है, जहां सेठ उसे दोनों बोरी भर भर कर सोना देता है, जिसे पोपट अपने घर ले जाता है। अरे भैया, आपने सुना कुछ? अरे वो पोपट न जाने कहां से खूब सारा धन लेकर आया है। हाँ भैया, वो इतना सारा धन लाया है कि एक क्या 10-10 घर भी ले ले तब भी उसका धन कम नहीं होगा। अच्छा, तो ये बात है। अब इस पोपट की खैर नहीं। अरे नहीं नहीं भैया, अब बहुत हुआ। हर बार ये पोपट हमें बेवकूफ बना जाता है। अब एक काम करते हैं, इस पोपट को ही मार देते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, चलो। तीनों भाई रात में पोपट के घर जाते हैं और जब पोपट सो रहा होता है तभी उसे एक बोरी में भरकर जंगल की ओर ले जाते हैं। चलते चलते उन्हें सुबह हो जाती है। भैया, बड़ी जोरों की भूख लगने लगी है। अब तो एक काम करते हैं, ये पोपट तो इस बोरी में कैद है, हम चलकर कुछ फल खा लेते हैं और इसे यहीं छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तीनों भाई पोपट को वही बोरी में छोड़कर फल खाने निकल जाते हैं। तभी वहां से एक चरवाहा गुजरता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी है। अरे मुझे नहीं करनी है। चरवाहा बोरी के पास पहुंचता है। अरे कौन हो तुम? अरे भैया, मैं एक इंसान हूँ। पर तुम जा कहाँ रहे हो? नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है बोल रहे हो। मेरे तीनों भाई मेरी शादी इस राज्य के राजा की बेटी से करवाना चाहते हैं। मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं और मैं हूं कि करना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा, अगर तुम राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहते तो मैं कर लूं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम ही कर लो। आओ, इस बोरी में कैद हो जाओ और कुछ बोलना मत। ये तुम्हें सीधा वहीं खोलेंगे जहां शादी होगी। मैं तुम्हारी बकरियों को तब तक तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। चरवाहा पोपट को बोरी में से निकाल देता है और खुद बोरी के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर में पोपट के भाई आते हैं और उस बोरी को उठाकर नदी में फेंक देते हैं। से चरवाहा डूबकर मर जाता है। तीनों भाई पोपट के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं, अरे ये क्या? ये पोपट तो जिंदा है और इसके पास इतनी सारी बकरियां कैसे आ गईं? क्या भाइयों, तुमने मुझे कितना उथले पानी में फेंका था, बस इतनी सी बकरियां मिली, और गहरे में फेंकते तो और भी बहुत कुछ मिलता। वैसे मुझे खजाना नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ बकरियां चाहिए थी, तो मैं इन्हें ही ले आया। नहीं,
अब हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। अब तो हमारे साथ चल। ठीक है, फिर चलिए। बता बता, कहाँ है खजाना? देखो भाइयों, एक काम करो, पहले एक आदमी जाए, अगर उसे वहां खजाना दिखा तो वो हाथ हिलाकर बताएगा, और दूसरा भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है कमल, तू जा। कमल नदी में कूद जाता है और डूबने लगता है, लेकिन उसका हाथ बस ऊपर रहता है। अरे देखो, लगता है कमल भैया को खजाना दिख गया, तभी तो वो हाथ हिला रहे हैं। जाओ जाओ, अब कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। बड़े भैया देखो, भैया आपको बुला रहे हैं, जाइए जाइए। इस तरह तीनों भाई नदी में डूब जाते हैं। देखो भाइयों, तुमने मेरे साथ जो इतना बुरा किया, उसी के कर्मों का फल आप लोगों को मिला है। जैसे वह घर की ओर जाने लगता है, वह देखता है कि उसकी पत्नी आ रही है। वो अपनी पत्नी को वहां देखकर स्तब्ध रह जाता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, मैं कोई तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं वही साधु हूँ जो तुम्हें पीपल के नीचे मिला था। महाराज, कृपया अपने असली भेष में आइए। फिर देखते देखते साधु बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं। पोपट साधु को देखकर स्तब्ध खड़ा रह जाता है। तो बाबा जी, ये सब आपका माया जाल था? हाँ बेटा, क्योंकि उन पापियों को सबक सिखाना था। बेटा मेरी एक बात ध्यान रखना, ये कलयुग है, यहाँ कर्मा वापस आता ही आता है। इसलिए दूसरों का गड्ढा खोदने वाला खुद उसे गड्ढे में गिर जाता है, जो तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ है बेटा। पर बाबा, मेरी पत्नी पार्वती को उनके लोगों ने मार दिया, अब मैं उसके बिना कैसे जीऊं? चिंता मत करो, तुम्हारी पार्वती सही सलामत है और जीवित भी है बेटा। बाबा, जल्दी बताओ, मेरी पार्वती कहाँ है? घर जाओ, तुम्हारी पार्वती तुम्हारा इंतजार घर में कर रही है। ठीक है बाबा जी, मैं अभी घर जाता हूँ। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो जाता है। पोपट घर की ओर निकल पड़ता है और घर पहुंचता है। वहां उसका इंतजार उसकी पत्नी पार्वती कर रही थी। पोपट अपनी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसको सारा घटनाक्रम सुनाया। इसके बाद दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।